लोगों की मर्जी, क्या कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, और इसकी मैकेनिज्म क्या है। कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है जी। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी इस पे बहुत सारे आ सकते हैं। एक्चुअली जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है डिफरेंट मैकेनिज्म से। उसके अंदर ब्रेन का भी हिस्सा है। तो ब्रेन का कुछ पार्ट ऐसा है कि सांस लेने और सांस छोड़ने को कंट्रोल करती है। लंग्स भी है, इंटरकोस्टल मसल्स भी है, और फिर कुछ नर्व्स भी है जिसमें फ्रेनिक नर्व है जो किस मसल को सप्लाई करती है, डायफ्राम को, ठीक है। यहाँ पे लेके द फॉलोइंग या द मेन एरिया which control breathing, the main area which control breathing are, नंबर फर्स्ट याद रखना है ब्रेन स्टेम। इसके अंदर क्या आता है, ब्रेन स्टेम। एक्चुअली ब्रेन स्टेम इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, और जो ब्रेन स्टेम है दैट इज द मेन एरिया ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द ब्रीदिंग। अगर ब्रेन स्टेम में डैमेज आ जाए या ब्रेन स्टेम काम करना छोड़ दे तो हमारी सांस लेने में मसला हो सकता है। अगर लंग्स ठीक होंगे, चेस्ट भी ठीक होगा, लेकिन अगर ब्रेन स्टेम में मसला आ जाए तो फिर ब्रीदिंग में मसला आ सकता है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि ब्रेन स्टेम के अंदर वो कौन सी पार्ट है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड पोन्स। एक का नाम क्या है, पोन्स। दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। पोन्स के अंदर कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स ऐसे पड़े हैं तो वो किसको कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। और आखिर में लेके मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा। आई थिंक ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है। तो पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा ये दो ऐसे एरियाज है ब्रेन के अंदर जिसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है, और ब्रेन स्टेम का काम ब्रीदिंग को कंट्रोल करना होता है, ठीक है जी। इसके साथ साथ नेक्स्ट देखें सेरेब्रल कार्टेक्स। क्या होता है, सेरेब्रल कार्टेक्स, ये भी जनाब ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। और सेरेब्रल कार्टेक्स को हम हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो सेरेब्रल कार्टेक्स इज आल्सो नोन एज हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो अब ये दोनों एरिया मेडुला ओब्लांगेटा प्लस पोन्स, इनको ब्रेन स्टेम कहा जाता है। और ये जो सेरेब्रल कार्टेक्स है इट इज आल्सो नोन एज हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन, इसको हायर सेंटर कहा जाता है। ये दोनों ऐसे एरियाज हैं ब्रेन के अंदर के कंट्रोलिंग करता है किस चीज की, ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ठीक है, एक्सहेल करना। अब ये मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले लेके कि मेडुला सेंटर, नंबर वन लेके मेडुलरी सेंटर। मेडुलरी सेंटर, इसका मतलब ये है कि जो मेडुला ओब्लांगेटा है इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे लेके इन द मेडुला ओब्लांगेटा, इन द मेडुला ओब्लांगेटा, ओब्लांगेटा देर इज या देर आर मेडुलरी, देर आर रेस्पिरेटरी सेंटर्स, रेस्पिरेटरी सेंटर्स। अब इसमें जनाब रेस्पिरेटरी सेंटर्स होती हैं which are located on the वेंट्रल से मुराद फ्रंट होता है, इंटीरियर। क्लियर है, वेंट्रल मीन फ्रंट साइड या इंटीरियर, एंड बैक साइड को हम न्यूरोलॉजी के अंदर डोर्सल कहते हैं, ठीक है। विच आर लोकेटेड ऑन दी वेंट्रल एंड डोर्सल साइड। ये सबसे पहले बात याद रखें। कहते हैं कि ब्रेन के अंदर जो मेडुला ओब्लांगेटा है इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। अब मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर्स कहाँ पे होते हैं, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी, ये दो जगहों पे। पहले तो देखें यहाँ पे अगर हम डायग्राम ड्रा करें, इसकी डायग्रामेटिकल व्यू देखें, तो डायग्राम को देखें, ब्रेन को अगर हम फ्रंट से देखते हैं ब्रेन को, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें ये जो एरिया है आप लोग इमेजिन करें, दिस इज मिड ब्रेन। ये क्या है, मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन के साथ इस तरह एक पार्ट अटैच होता है ब्रेन के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड पोन्स। इसको क्या कहते हैं? पोन्स। और फिर पोन्स के नीचे जो नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड मेडुला ओब्लांगेटा। इस मेडुला ओब्लांगेटा के ऊपर ब्रेन खत्म होता है और स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? इस तरह एक डायग्राम ड्रा करें और इस डायग्राम में आप लोगों ने लिखना है कि दिस वन इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे क्या होता है? पोन्स, और पोन्स के नीचे मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में याद रखें, दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जहाँ पे ब्रेन खत्म होता है, ये ब्रेन का बेस है, एक लोअर पार्ट है। तो सबसे लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या होता है? मेडुला ओब्लांगेटा। और यहाँ पे ये ओपनिंग है फोरामेन मैग्नम, इसको क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम। और इस फोरामेन मैग्नम के बाद नीचे ये क्या स्टार्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। हम कहते हैं कि ब्रेन इज कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड बाय द हेल्प ऑफ फोरामेन मैग्नम। लेकिन ब्रेन का जो सबसे लोवेस्ट पार्ट है, यहाँ पे स्कल के लोवेस्ट पार्ट, इसका नाम क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा। अब देखिए इस मार्कर को अगर हम देखें, इसका जो सर है ये मिड ब्रेन है, इसकी जो बॉडी है ये इसका पोन्स है, और इसका जो लोअर टिप है ये इसका मेडुला ओब्लांगेटा। वैसे ब्रेन के अंदर इन तीन चीजों को, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, इन तीन को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं। लेकिन असल में ब्रेन स्टेम में कितनी चीज आती है? तीन। लेकिन इन तीन में से जो कंट्रोल करती है ब्रीदिंग वो दो पार्ट से, एक उसमें पोन्स है और एक मेडुला ओब्लांगेटा है। क्लियर है? अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, सबसे पहले हम टारगेट करेंगे कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए जो सेंटर कहाँ पे होते हैं? मेडुला के अंदर, उसको मेडुलरी सेंटर कहते हैं। अब मेडुलरी सेंटर से मुराद ये है कि रेस्पिरेटरी न्यूरॉन जो किस पार्ट के अंदर होते हैं? मेडुला ओब्लांगेटा। अब क्वेश्चन ये है, अगर इस हम मेडुला को हम सामने से देखें तो इसको हम कहते हैं फ्रंट ऑफ द मेडुला, तो इसका कौन सा पार्ट होगा? बैक ऑफ द मेडुला। इसका मतलब यह है कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाली जो न्यूरॉन है किस पार्ट के अंदर? मेडुला। वो फ्रंट में भी मौजूद होते हैं और बैक साइड पे भी। इसलिए कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर या ब्रीदिंग सेंटर इन द मेडुला ओब्लांगेटा आर लोकेटेड ऑन दी वेंट्रल साइड एज वेल एज डोर्सल साइड। वेंट्रल से मुराद क्या है? फ्रंट साइड है, डोर्सल से मुराद बैक साइड होता है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि डोर्सल साइड पे कौन से न्यूरॉन है और फ्रंट साइड पे कौन से न्यूरॉन है, वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो हेडिंग दे दे डोर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन। डोर्सल का मतलब बैक साइड, तो हेडिंग दे दे ये हम किस पार्ट ऑफ द ब्रेन की बात कर रहे हैं? मेडुला ओब्लांगेटा। तो लेके डोर्सल रेस्पिरेटरी, डोर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन। इसके बारे में दो तीन चीजें याद रखें। नंबर वन, ये जो डोर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन है मेडुला ओब्लांगेटा के किस साइड पे? बैक साइड पे। ये वो न्यूरॉन है जो इंस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। किस चीज में? इंस्पायरेशन, ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे लेके द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट ऑन दी back side of medulla, back side of medulla mainly help in inspiration। ये किस में काम करती हैं? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन टेक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। अब आप लोगों को सवाल ये है कि इस बैक ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा न्यूरॉन को कैसे पता चलेगा कि हमने अब ऑक्सीजन लेनी है? इसको जो इम्पल्स देने वाली सिस्टम है वो देयर आर टू नर्व्स। यहाँ पे लिखे द इनपुट फॉर दिस एरिया या फॉर दिस सेंटर is the input for this center is glossopharyngeal nerve. Which nerve? Glossopharyngeal nerve, and that is a cranial nerve number 9। याद है कि नहीं? तो glossopharyngeal nerve ब्रैकेट में लेके CN स्टैंड फॉर cranial nerve 9। जो glossopharyngeal है ये कौन सी नर्व है? cranial nerve 9 है। एंड vagus nerve, vagus nerve कौन सी नर्व है? 10th cranial nerve है। तो दैट इज कॉल्ड cranial nerve number 10। कहने का मतलब ये है कि जो मेडुला ओब्लांगेटा का बैक साइड है उस पे जो न्यूरॉन है
वो मेनली काम करते हैं किस चीज के अंदर, इंस्पायरेशन में। अब जो मेडुला ऑब्लांगेटा की डोर्सल पार्ट बैक साइड पे जो न्यूरॉन है उसको स्टिमुलस देना, उसको एक्टिवेट करना कि जिसके जरिए हम क्या ले सके, इंस्पायरेशन। उसको स्टिमुलेट करने का काम दो नर्व का है, एक का नाम ग्लासोफेरिंजियल नर्व है और एक का नाम वेगस नर्व है। तो ये भी एमसीक्यूज आता है कि वो कौन सी दो नर्व है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। वन इज ग्लासोफेरिंजियल नर्व, अनदर इज वेगस नर्व। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखें कि द आउटपुट of this center is goes towards spinal cord। फिर इसका जो आउटपुट है वो किधर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल एरिया एंड थ्रू phrenic nerve। which nerve? phrenic nerve stimulate diaphragm। किसको स्टिमुलेट करेगी, डायफ्राम, which will help in inspiration। जिसके जरिए हम क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे। क्लियर है? इंस्पायरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इन, दैट इज कॉल्ड ऑफ इंस्पायरेशन। अब देखिए यहाँ पे इसकी डायग्रामेटिकल व्यू देखते हैं कि मतलब क्या है। एक्चुअली जब बॉडी के अंदर हमें सांस लेने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो कौन कौन सी कंडीशन है अभी वो हम पढ़ेंगे। अभी वो कंडीशन भी पढ़ेंगे जिसमें हमें ऑक्सीजन ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन इधर देखें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ये जो एरिया हमने ड्रा किया था, दिस इज मिड ब्रेन। ठीक है, फिर यहाँ पे लेके दिस इज कॉल्ड पोन्स, और पोन्स के नीचे क्या होता है, मेडुला ओब्लांगेटा। फिर मेडुला ओब्लांगेटा के साथ क्या चीज़ कनेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड। इसको समझने की कोशिश करें। ये जो सबसे लोवेस्ट पार्ट है ब्रेन स्टेम की, दैट इज कॉल्ड मेडुला ओब्लांगेटा। लेकिन अब बोर्ड पे तो हम ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक हेडिंग लिखता हूँ, दैट इज कॉल्ड डार्सल व्यू ऑफ ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम का कौन सा व्यू है, डार्सल व्यू है। इसका मतलब ये है कि हम ब्रेन स्टेम को बैक साइड से देख रहे हैं। डार्सल व्यू का मतलब क्या है, बैक साइड। इसका मतलब ये है कि जो मेडुला ओब्लांगेटा है इसकी बैक साइड पे यहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, स्पेशल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। और स्पेशल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का काम किस चीज़ को कंट्रोल करना है, इंस्पायरेशन को। क्लियर है कि नहीं? उसको हम कहते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन। अब यहाँ पे जो मेडुला ओब्लांगेटा का बैक साइड है उसमें स्पेशल टाइप न्यूरॉन की ग्रुप होती है, और इन न्यूरॉन का काम सांस लेने में हेल्प करना होता है, और इन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को हम डोर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखें, अगर हम रिब्स की बात करें, फॉर एग्जांपल दीज आर द लंग्स। ये फॉर एग्जांपल लंग्स है जो चेस्ट कैविटी के अंदर है। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि लंग्स के नीचे यहाँ पे डोम शेप एक मसल होता है, फिर इसका डायफ्राम। इसका नाम क्या है, डायफ्राम। वो हमने पढ़ा था डायफ्राम इज ए चीफ रेस्पिरेटरी मसल। मतलब सांस लेने के लिए जो चीफ रेस्पिरेटरी मसल है दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। अब यहाँ पे ये जनाब फोरामेन मैग्नम है। क्या है, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन का मतलब होल है, मैग्नम इसका नाम है। फोरामेन मैग्नम इज अ होल वेयर मेडुला ओब्लांगेटा इज कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड। किसके साथ कनेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको सर्वाइकल पार्ट कहेंगे, फिर नीचे थोरेसिक पार्ट है, फिर लंबर पार्ट है। ये नाम सुने कि नहीं? अब यहाँ पे जो थोरेसिक सर्वाइकल पार्ट है ये C1 होता है, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। फिर इसके बाद क्या स्टार्ट होता है, थोरेसिक। इस तरह क्लियर है? अब ये इस तरह सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट, ये नीचे इस तरह होता है। अब देखें, जब हमें इंस्पायर करना होता है, क्या करना होता है, इंस्पायर, हमने ऑक्सीजन लेनी होती है, तो फिर क्या होता है यहाँ पे, अब ये मैं डिस्कस करूंगा आगे। हमारे पास दो नर्व होती है, एक का नाम वेगस नर्व है विच इज क्रेनियल नर्व नंबर 10, और एक का नाम है ग्लासोफेरिंजियल नर्व विच इज क्रेनियल नर्व नंबर 9। क्लियर है? बॉडी के अंदर ये दोनों नर्व चेंज महसूस करते हैं। वो चेंज क्या है वो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर ये दोनों नर्व चेंज महसूस करें बॉडी के अंदर, ऐसी चेंज कि जिसके लिए हमने बाहर से क्या लेना हो, इंस्पायरेशन, ऑक्सीजन लेनी हो,
तो दीज टू नर्व दे आर एक्टिवेटेड, ये क्या हो जाती है, एक्टिवेटेड, और ये अपना मैसेज देती है मेडुला ओब्लांगेटा को। किस चीज को, मेडुला, फ्रंट साइड को बैक साइड, बैक साइड, क्योंकि ये डॉर्सल साइड की बात हो रही है, डॉर्सल मीन बैक साइड। तो देखे when glossopharyngeal and vagus nerve become activated, they will give their input toward the brain in the medulla oblongata and become activated dorsal respiratory neuron। अब ये न्यूरॉन जब एक्टिवेट हो जाए किस चीज की वजह से, ग्लासोफेरेंजियल और विच नर्व, वेगस नर्व, तो फिर ये न्यूरॉन अपनी जनाब आउटपुट जो मैसेज सेंड करेंगे वो किसको सेंड करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड। बात समझ रहे कि नहीं, इनपुट का मतलब ये है कि इस एरिया को मैसेज आने वाला बंदा, और आउटपुट का मतलब यहाँ से वापस जाने वाला। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन है मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर, इसकी इनपुट किन नर्व के जरिए होती है, ग्लासोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व। अब ये दोनों नर्व जब यहाँ पे अपनी इनपुट देती है और इस एरिया के अंदर न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट, तो फिर ये अपनी आउटपुट देगी किस चीज को, स्पाइनल कॉर्ड। द आउटपुट ऑफ द सेंटर इज गो टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड, और किस एरिया में, सर्वाइकल एरिया में। अब सर्वाइकल एरिया तो C1 से लेके कहाँ तक है, C7, लेकिन ये जो दो नर्व है ये इन न्यूरॉन को ऐसा एक्टिवेट कर लेती है कि सर्वाइकल एरिया के अंदर सिर्फ एक्टिवेट करेगी किस एरिया को, C3, हाँ जी, C4 एंड C5, कितने एरिया को, 3 एरिया को। फिर C3 से अपनी नर्व निकलेगी कि नहीं, C4 से अपनी नर्व निकलेगी और C5 से अपनी नर्व, और ये तीनों नर्व जाकर इकट्ठी हो जाती है तो इससे एक सिंगल नर्व बनेगी कि नहीं। द नर्व विच इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ व्हाट, C3, C4 एंड C5 इज कॉल्ड फ्रेनिक नर्व। इसको क्या कहते हैं, फ्रेनिक नर्व। और मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले क्लास में बताया था कि फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू क्या है, C3, C4 एंड C5, क्लियर है। अब ये जो सेंटर है इसने सर्वाइकल एरिया के अंदर कितनी जगहों को इंफॉर्मेशन दी है, 3, C3, C4 एंड C5। इसका मतलब ये है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सर्वाइकल एरिया में कौन सी नर्व बन गई है, फ्रेनिक नर्व। कौन कौन सी रूट से, C3, 4 एंड 5। और ये फ्रेनिक नर्व फिर क्या करेगी, ये जाकर किस मसल को इनर्वेट करेगी, डायफ्राम, और डायफ्राम विल कंट्रैक्ट, और जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होगी तो वो नीचे जाएगी, तो वो एब्डोमेन कंटेंट को नीचे पुश करेगी, और लंग्स की सरफेस एरिया क्या होगी, ज्यादा, जिसके लिए हम मैक्सिमम क्या इन करेंगे, ऑक्सीजन, एंड दैट विल हेल्प इन दी इंस्पायरेशन। क्लियर है कि नहीं। एक्चुअली पॉइंट ये है, अगर हम चाहे भी कि हम ऑक्सीजन इन करें, जब तक हमारे साथ मेडुला ओब्लांगेटा का रोल ना हो तब तक हम ऑक्सीजन इन नहीं कर सकते। इसका मतलब ऑक्सीजन इन करने में सिर्फ लंग्स का काम नहीं है, लंग्स के लिए स्पेस को बढ़ाना ये डायफ्राम का काम है, और डायफ्राम को इनर्वेट करना किसका काम है, फ्रेनिक नर्व, और फ्रेनिक नर्व को स्टिमुलेट करना ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन का काम है, विच इज प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ विच पार्ट ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा। अब समझ गए कि नहीं। तो मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर जो बैक साइड पे न्यूरॉन है ये जब भी एक्टिवेट होगी तो उससे हम ऑक्सीजन लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। इसलिए इन एरिया के अंदर न्यूरॉन को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर न्यूरॉन। ये क्या होते हैं, इंस्पायरेटरी सेंटर न्यूरॉन होते हैं। समझ गए कि नहीं। तो प्लीज याद रखिए एमसीक्यूज। नंबर 1 एमसीक्यूज दैट फ्रेनिक नर्व सप्लाई विच मसल इन द बॉडी, डायफ्राम, एंड डायफ्राम हेल्प इन द इंस्पायरेशन। फिर जो फ्रेनिक नर्व है इसकी रूट वैल्यू क्या है, C3, C4, C5। डॉक्टर्स इसको कैसे याद करते हैं, अगर ये फ्रेनिक नर्व ना हुआ या ये खराब है, पैरालाइज है, तो कैन डायफ्राम विल इनर्वेट, नो। अगर डायफ्राम काम ना करे तो हम ऑक्सीजन नहीं ले सकेंगे, क्योंकि लंग्स के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन को इन करना दैट इज द फंक्शन ऑफ विच मसल, डायफ्राम, और डायफ्राम को इनर्वेट करना दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्रेनिक नर्व। तो हम कहते हैं जब फ्रेनिक नर्व होगी, डायफ्राम होगी, तो फिर बंदा सरवाइव कर सकेगा। अगर ये दोनों चीजें ना हुए तो उसमें बंदे के डेथ चांसेस ज्यादा होती है। तो वी कैन से 3, 4, 5 कैन कीप द पेशेंट अलाइव। इस तरह लोग याद रखते हैं, 3, 4, 5 कैन मेक द पर्सन अलाइव। इसका मतलब ये है कि 3, 4, 5 होगी, C3, C4, C5 होगी तो फ्रेनिक नर्व होगी, और फ्रेनिक नर्व होगी तो किसको इनर्वेशन मिलेगी, डायफ्राम को, जिसके जरिए हम ऑक्सीजन ले सकेंगे। क्लियर है। तो 3, 4, 5 कैन मेक इंडिविजुअल अलाइव। इस तरह याद रखना है, ठीक है। अब ये हमने
मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर वो न्यूरॉन की बात की है जो किस साइड पे होते हैं, बैक साइड पे। अब मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर कुछ न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं, फ्रंट साइड पे। तो अब लेके वेंट्रल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन। अब हम फ्रंट मतलब जो मेडुला ओब्लांगेटा का फ्रंट साइड है उसकी न्यूरॉन की डिस्कशन करेंगे। तो लेके यहाँ पे इस हेडिंग को जनाब सेकंड नंबर हेडिंग लेके वेंट्रल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन। अब इसमें आप लोगों ने 2-3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, मेडुला ओब्लांगेटा का जो फ्रंट होता है उसमें जितने भी न्यूरॉन है दे आर प्राइमरीली हेल्प इन एक्सपायरेशन। ये किस में काम करते हैं, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। यहाँ पे लेके इट इज प्राइमरीली फॉर एक्सपायरेशन, ठीक है, फॉर एक्सपायरेशन। बात यह है कि मेडुला ओब्लांगेटा का जो बैक साइड है वो इंस्पायरेशन के लिए होता है और मेडुला ओब्लांगेटा का जो फ्रंट साइड है वो एक्सपायरेशन के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल लेके these neuron are normally inhibited। ये क्या होते हैं, inhibited because, हाँ जी, इसकी रीजन हमने पढ़ी है पहले, बिकॉज एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ये क्या होता है, पैसिव प्रोसेस, याद है कि नहीं। एक्चुअली जो एक्सपायरेशन है ये क्या होता है, पैसिव प्रोसेस। इस पे हमें एनर्जी लगाने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन बट बिकम एक्टिवेटेड, ये न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है, बिकम एक्टिवेटेड ड्यूरिंग, वेरी गुड, एक्सरसाइज। किसके दौरान, एक्सरसाइज। तो ये बात हमने पहले की थी कि जब हम सांस छोड़ते हैं दैट इज पैसिव प्रोसेस, इस पे हमें एनर्जी लगाने की जरूरत तो नहीं है, तो ये न्यूरॉन भी नॉर्मली इनहिबिट होते हैं। लेकिन जब हम जोर से सांस निकालेंगे, एक्सरसाइज के दौरान सांस निकालेंगे, तो फिर ये न्यूरॉन हेल्प करती है किस चीज के अंदर, एक्सपायरेशन के अंदर। तो प्लीज याद रखें, मेडुला ओब्लांगेटा इसका जो बैक साइड है वो इंस्पायरेशन के लिए होता है और इसका जो फ्रंट है वो एक्सपायरेशन के लिए। मेडुला ओब्लांगेटा की जो बैक साइड है वो पूरी जिंदगी हर सेकंड हर मिनट एक्टिवेट होता है, क्योंकि इंस्पायर करना ये एक्टिव प्रोसेस है। क्या है, एक्टिव। तो उसके लिए वो हर टाइम पे चार्ज करती है। लेकिन जो एक्सपायरेशन है ये नॉर्मली पैसिव प्रोसेस है। तो मेडुला का जो फ्रंट वाले न्यूरॉन है ये नॉर्मली इनहिबिट होते हैं। क्या होते हैं, इनहिबिट। द रीजन इज कि नॉर्मल एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो हम सिर्फ फोर्स लगा के कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो उस दौरान हेल्प करता है मेडुला ओब्लांगेटा के वो न्यूरॉन जो इसके कौन से साइड पे होते हैं, वेंट्रल साइड पे होते हैं। आप समझ गए कि नहीं। तो मेडुला ओब्लांगेटा हेल्प इन द ब्रीदिंग। ये किस में काम करती है, ब्रीदिंग। व्हाट इज मेडुला ओब्लांगेटा, इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होती है, कुछ उसकी फ्रंट साइड पे और कुछ उसकी बैक साइड पे। अगर आप लोगों को सिर्फ ये भी पता चल जाए कि मेडुला ओब्लांगेटा के वो न्यूरॉन जो उसकी बैक साइड पे है दे हेल्प टू टेक ऑक्सीजन, वो इंस्पायरेटरी सेंटर है। क्या है, इंस्पायरेटरी। लेकिन मेडुला का जो फ्रंट है उस पे वो न्यूरॉन होते हैं जो किस में काम करते हैं, एक्सपायरेशन में, तो उसको एक्सपायरेटरी सेंटर न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। ये दो चीजें याद रखें। कभी कभार देखिए आप लोगों ने ये चीज सुना होगा कि जिन लोगों को डेथ पेनल्टी देते हैं या हैंगिंग, जिन लोगों को फांसी दिया जाता है, तो उन लोगों की यहाँ पे नोट लगाई जाती है कि नहीं। अब जिन लोगों को पेनल्टी या फांसी दी जाती है उसके लंग्स को कुछ होता है, उसकी रिब्स को कुछ होता है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, लेकिन फिर भी बंदा मर जाता है। अब वजह यह है कि यहाँ पे हम ब्रेन के लोअर पार्ट को, स्पेशली किस पार्ट को, मेडुला ओब्लांगेटा को जोर देते हैं और इसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर को खत्म कर देते हैं। अगर हम मेडुला ओब्लांगेटा के रेस्पिरेटरी सेंटर को खत्म करें तो अगर लंग्स हो भी तो कैन दे विल वर्क, नो, द पेशेंट विल डाई। क्लियर है कि नहीं। इसलिए कहते हैं कभी कभार लंग्स इज नॉर्मल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नॉर्मल, लेकिन उसको जो कंट्रोल करने वाला एरिया है एंड दैट इज कॉल्ड मेडुला ओब्लांगेटा, अगर वो भी डैमेज हो जाए तो फिर ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक क्वेश्चन आया था सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी के अंदर कि ब्रेन के तो बहुत सारे पार्ट है, सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, मिड ब्रेन है, ये नाम सुने हैं कि नहीं, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर सिर्फ एक सवाल आ जाए कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाले सेंटर, जिसको रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्रीदिंग सेंटर कहा जाता है, वो ब्रेन के किस पार्ट में होते हैं, तो आंसर इज मेडुला ओब्लांगेटा। क्लियर है। अब आते हैं जनाब लिखे रेस्पिरेटरी सेंटर इन द बोन्स। अब आते हैं
कुछ सेंटर जनाब पोन्स में भी होते हैं। कहाँ पे? पोन्स। तो रिस्पायरेटरी सेंटर इन पोन्स। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि कुछ सेंटर्स या न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो कहाँ पे होते हैं? पोन्स में होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर अगर एग्जाम में सर आ जाए कि रिस्पायरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ABCD ऑप्शन में पोन्स भी है और मेडुला भी है, तो फिर भी आंसर मेडुला ओब्लांगेटा है, क्योंकि पोन्स में जो सेंटर होते हैं दे आर वेरी वेरी माइन्यूट, लेकिन मेजर सेंटर कहाँ पे होते हैं? मेडुला ओब्लांगेटा में होते हैं। अब यहाँ पे पोन्स को देखते हैं। शाबाश, यहाँ पे डायग्राम के जरिए शाबाश, व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन? दिस कॉल्ड मिड ब्रेन। ये कौन सा पार्ट है? मिड ब्रेन। इसके साथ जो इस तरह पार्ट अटैच होता है दैट इज कॉल्ड ऑफ पोन्स, और पोन्स के साथ नेक्स्ट क्या होता है? मेडुला ओब्लांगेटा, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्लियर है? आप बताएं ये कौन सा पार्ट है? दिस इज पोन्स। ये क्या है? पोन्स है। पोन्स इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये किसका हिस्सा है? हाइंड ब्रेन। अब देखें, मैं अगर यहाँ पे इस एरिया को देखूं, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड अपर पार्ट ऑफ द पोन एंड दिस कॉल्ड लोअर पार्ट ऑफ द पोन, क्योंकि ये पूरा पोन है, ये एरिया, तो इसका अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। बात समझ गए कि नहीं? पोन्स की जो अपर पार्ट है वहां पे हमारे पास एक सेंटर होता है, दैट सेंटर इज कॉल्ड न्यूमोटैक्टिक सेंटर। उसका नाम क्या है? न्यूमोटैक्टिक। इधर देखे, सुन ले, ये एमसीक्यू है। इन द अपर पार्ट ऑफ द पोन यहाँ पे एक खास किस्म के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और उस न्यूरॉन्स के अंदर जो मेन फंक्शन है उसको हम कहते हैं न्यूमोटैक्टिक सेंटर। विच सेंटर? न्यूमोटैक्टिक सेंटर। याद रखें। अब पोन्स का ये वाला कौन सा पार्ट है? लोअर पार्ट। इसमें एक एरिया होता है या स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन होते हैं जिसको हम एपनियोस्टिक सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपनियोस्टिक सेंटर। ये लेके शाबाश। फर्स्ट वन इज न्यूमोटैक्टिक, अनदर इज एपनियोस्टिक सेंटर। तो अब पॉइंट क्या है? शाबाश, दो बातें। नंबर वन कि पोन्स के अंदर अपर पार्ट में एक खास किस्म के न्यूरॉन्स का ग्रुप पाया जाता है, उन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम न्यूमोटैक्टिक सेंटर कहते हैं। लेकिन द स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द पोन? लोअर पार्ट, विच इज कॉल्ड एपनियोस्टिक सेंटर। इसको क्या कहते हैं? एपनियोस्टिक। तो ये एक तो क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि जो न्यूमोटैक्टिक है ये पोन के कहाँ पे होता है? अपर पार्ट। ये कहाँ पे होता है? अपर पार्ट ऑफ द पोन। और ये कहाँ पे होता है? लोअर पार्ट ऑफ द पोन। लोअर पार्ट ऑफ पोन, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ पोन। अब आप लोग कहोगे इसका काम क्या है? एपनियोस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्टिक सेंटर का काम क्या है? जो एपनियोस्टिक सेंटर है, प्लीज याद रखें, एपनियोस्टिक सेंटर इट हेल्प टू स्टिमुलेट इंस्पायरेशन। ये किसमें हेल्प करता है? स्टिमुलेट इंस्पायरेशन। इसका मतलब ये है ऑक्सीजन लेना या इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, इसमें स्टिमुलेशन की तौर पे ये इंस्पायरेशन को बढ़ाने के लिए कौन सा सेंटर होता है? एपनियोस्टिक सेंटर। अब मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर इंस्पायरेटरी न्यूरॉन कौन से है? डॉर्सल पार्ट में कि वेंट्रल? हाँ, डॉर्सल पार्ट में, क्योंकि जो वेंट्रल पार्ट है वो तो एक्सपायरेशन है। अभी हमने कुछ देर पहले क्या बोला कि मेडुला ओब्लांगेटा उसकी बैक साइड पे भी न्यूरॉन है और फ्रंट पे। मेडुला ओब्लांगेटा की जो बैक साइड है उसको डॉर्सल पार्ट कहते हैं। उसमें जो न्यूरॉन है दे हेल्प इन इंस्पायरेशन। किसमें काम कर दे? इंस्पायरेशन। लेकिन मेडुला ओब्लांगेटा की बैक साइड की जो न्यूरॉन है तो इंस्पायरेशन में हेल्प करती है, उसको मजीद स्टिमुलेट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एपनियोस्टिक सेंटर। इसका मतलब ये है जो पोन्स है इसका जो लोअर पार्ट है ये मेडुला के साथ तस्दीक है कि नहीं? तो लोअर पार्ट ऑफ द पोन में जो न्यूरॉन है उसका नाम क्या है? एपनियोस्टिक सेंटर। ये मेडुला की बैक साइड की न्यूरॉन को स्टिमुलेट करके किसको हेल्प करता है? इंस्पायरेशन को हेल्प करता है। समझ गए कि नहीं? तो ये पॉइंट है। अगर आप लोगों से कोई एमसीक्यूज पूछे विच सेंटर इन द पोन स्टिमुलेट इंस्पायरेशन, आंसर विल बी एपनियोस्टिक सेंटर। वो क्या होगा? एपनियोस्टिक। कभी कभार हम ज्यादा इंस्पायर करते हैं। अब देखें, मैं कहता हूँ एक बंदे को कि बस जल्दी जल्दी आप सांस लेते रहे। अगर एक बंदा जल्दी जल्दी सांस लेगा तो अपनी लंग्स को हवा से भर देंगे ना, तो लंग्स बियॉन्ड द लिमिट स्टिच हो सकते हैं कि नहीं? तो क्या होता है कि ज्यादा सांस लेना एक गो में भी अच्छी बात नहीं है, इससे लंग्स एक्सपांशन बढ़ सकती है। और अगर लंग्स बियॉन्ड द लिमिट एक्सपांड हो जाए, कंप्लायंस उसकी बढ़ जाए, तो वो इलास्टिक रिकॉइलिंग उसकी खराब हो सकती है कि नहीं? तो याद रखे, अल्लाह ने बॉडी के अंदर एक चेक बैलेंस रखा है। चेक बैलेंस से मुराद ये है कि अगर आप ज्यादा इंस्पायर करेंगे तो एक खास किस्म की न्यूरॉन ये है कि वो लिमिट के बाद जो है इंस्पायरेशन को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे या स्टिमुलेट करेंगे? ब्लॉक करेंगे। अब आप बंदे को बताएं कि आप सांस लेते रहे
बस वो सांस लेता रहेगा, तो लंग्स तो बढ़ जाएंगे, एक वक्त आएगा कि ब्रेन को सेंस होगा कि मजीद अब सांस नहीं लेनी चाहिए, तो कुछ न्यूरॉन ऐसी है कि वो इंस्पायरेशन को इनहिबिट करेंगे। क्या करेंगे? इनहिबिट। उस स्पेशल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमोटैक्सिक। तो न्यूमोटैक्सिक के नीचे लेके, हाँ जी, आंसर इज स्टिमुलेट इनहिबिट, इनहिबिट, इनहिबिट इंस्पायरेशन। किस चीज को? इंस्पायरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट करने वाले न्यूरॉन कोन्स के अंदर क्या कहलाते हैं? एपनियोस्टिक सेंटर या एपनियोस्टिक न्यूरॉन। क्लियर है? और इंस्पायरेशन को इनहिबिट करने वाले न्यूरॉन जो कोन्स के अंदर होते हैं उसका नाम क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, या इसको न्यूमोटैक्सिक न्यूरॉन्स कहा जाता है। क्लियर है? तो पोन्स हैज अ रोल इन कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीदिंग। पोन्स का भी काम है कि वो ब्रीदिंग को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। बाय विच हाउ मेनी सेंटर? 2 सेंटर। वन इज एपनियोस्टिक सेंटर, अनदर इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पे ये जो मेन पॉइंट है, ये जो अभी तक हमने बात की है मेडुला ओब्लांगेटा और किस चीज की? पोन्स की। ये दोनों किसके पार्ट है? ये ब्रेन स्टेम में आते हैं कि नहीं? यहाँ पे लिखे द ब्रेन स्टेम, द ब्रेन स्टेम हेल्प टू कंट्रोल, हेल्प टू कंट्रोल, हाँ जी, इनवॉलंटरी ब्रीदिंग। ये किसको कंट्रोल करती है? इनवॉलंटरी ब्रीदिंग। अब देखिए, सांस ज्यादा लेना या सांस कम लेना ये हमारे मतलब क्या है? मर्जी के मुताबिक हो सकता है। अब अगर आप चाहे तो आप डीप सांस भी ले सकते हैं, नहीं चाहते तो आप नहीं भी लेना चाह सकते। तो इसका मतलब ब्रीदिंग वॉलंटरी भी है, और कभी कभार डिजीज के अंदर ब्रीदिंग क्या हो जाती है? इनवॉलंटरी। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि ब्रीदिंग वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी, ये दोनों में हो सकती है। अब अगर हम वॉलंटरी की बात करें जो हमारी मर्जी के मुताबिक, अब आपको मैं कहूँ कि डीप सांस ले ले और आप नहीं लेना चाहते, तो आपकी मर्जी के मुताबिक है कि नहीं? आपके विल के मुताबिक है, तो ये वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी? वॉलंटरी। लेकिन अगर आप दौड़े तो फिर आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, अगर आप चाहे भी रोके तो आप उसको नहीं रोक सकेंगे। तो इनवॉलंटरी ब्रीदिंग जो हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो, उसकी कंट्रोल देखना ये ब्रेन स्टेम का काम है। किसका काम है? ब्रेन स्टेम, जिसमें मेडुला भी है और कोन्स भी है। लेकिन एक होता है वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब जिस तरह अभी हम बैठे हैं, तो अगर हम चाहे तो हम डीप इंस्पायर कर भी सकेंगे, नहीं चाहे तो हम नहीं भी कर सकते। तो वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये किसका काम है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो नीचे लिखे, नोट में लिखे, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, कि वॉलंटरी कंट्रोल, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, voluntary control of breathing is mainly due to higher center, and that higher center is known as cerebral cortex। इसको हम cerebral cortex कहते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दीज आर द टू इंपोर्टेंट पॉइंट, कि वॉलंटरी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना दैट इज द फंक्शन ऑफ cerebral cortex, लेकिन इनवॉलंटरी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। वो किसका काम है? ब्रेन स्टेम का काम है। अब यहाँ तक हमने जितनी भी सारी चीजें पढ़ी है, ये सारी की सारी ब्रेन के अंदर पढ़ी है। मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स भी पढ़ा है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी। ये सारे ब्रेन में है या ब्रेन से बाहर है? ब्रेन में। इसको हम कहते हैं सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द ब्रीदिंग। इसका कहते हैं सेंट्रल कंट्रोल। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कंट्रोल है। तो ब्रेन के अंदर 3 एरियाज है जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। एक का नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दूसरे का नाम पोन्स है, और एक का नाम मेडुला ओब्लांगेटा है। लेकिन प्राइमरी रिस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होती है? मेडुला में होती है। अगर मेडुला ओब्लांगेटा खराब हो जाए तो चाहे हमारी लंग्स ठीक भी हो, फिर भी हम सांस नहीं ले सकेंगे, जिसकी वजह से डेथ के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हम कंडीशन पढ़ेंगे कीमो रिसेप्टर, लेकिन पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर ब्रीदिंग के अंदर कौन कौन से हैं और इसका काम क्या है। तो लेके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, पेरिफेरल, या ऐसा करे फिर आप लिखे कीमो रिसेप्टर, ताकि उसको मैं फिर डिवाइड करूं। कीमो रिसेप्टर यहां पे लेके द स्पेशल टाइप्स ऑफ रिसेप्टर which sense changes in blood
रिगार्डिंग, हाँ जी, चेंजेस इन ब्लड रिगार्डिंग गैसेस, गैसेस से मुराद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। Chemoreceptors are those receptor in the body which help to sense changes regarding gases in the blood. Gases से मुराद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। And pH, power of hydrogen ion, which alter the breathing pattern. The breathing pattern that is called chemoreceptor. कहने का मतलब यह है कि जो कीमोरिसेप्टर है ये स्पेशल किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर चेंजेस को सेंस करती है रिगार्डिंग व्हाट गैसेस, ऑक्सीजन का कम होना ज्यादा होना, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना ज्यादा होना। अगर गैसेस में फर्क आता है, प्रॉब्लम आता है तो हमारी ब्रीदिंग पे असर पड़ेगा कि नहीं। अब गैसेस की चेंजेस से ब्रीदिंग पे असर पड़ना ये कौन सेंस करता है? कीमोरिसेप्टर। क्लियर है? पीएच का भी रेस्पिरेशन से बहुत क्लोजली रिलेशन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं कि पीएच बॉडी का न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। 7.35 से लेके 7.45, ना एसिडोसिस होना चाहिए ना अल्कलोसिस। न्यूट्रल पीएच पे बॉडी काम करती है। लेकिन अगर पीएच से रिलेटेड चेंजेस भी आ जाए तो वो भी सेंस कौन करता है? कीमोरिसेप्टर। और उसकी वजह से हम रेस्पिरेटरी रेट को या तो कम कर सकेंगे या ज्यादा कर सकेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे दो बातें याद रखें, इसकी टाइप्स लिखे। कीमोरिसेप्टर इसकी टाइप्स है, तो प्लीज रिमेंबर कीमोरिसेप्टर इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, अनदर इज पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। तो यहाँ पे इसकी दो टाइप्स लिखे। एक का नाम है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। फिर नेक्स्ट लिखे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। देखिए नाम से पता चलता है कि दोज रिसेप्टर विच सेंस चेंजेस इन द केमिकल, ठीक है, बट प्रेजेंट इन द ब्रेन। इसका नाम क्या है? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर ये ब्रेन में होते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर ब्रेन से बाहर होते हैं। तो यहाँ पे लेके द रिसेप्टर लाइज इन, हाँ जी, ब्रेन। ये कहाँ पे होते हैं? ब्रेन। इसलिए तो इसका नाम क्या है? सेंट्रल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन की बात हो रही है। लेकिन द रिसेप्टर लाइज आउटसाइड द ब्रेन, वो क्या होंगे? वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है। द रिसेप्टर लाइज आउटसाइड द ब्रेन, ये ब्रेन से जनाब आउटसाइड द ब्रेन, ये ब्रेन से बाहर होते हैं। तो तुम क्या कहते हैं? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। अब यहाँ पे लेके दे मेनली सेंस एमसीक्यूज है, ठीक है। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है ये मेनली किस चीज को सेंस करते हैं, प्लीज रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन सीएसएफ। किसके अंदर? सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आप लोगों को पता है कि हमारी जो ब्रेन है इसका वेट 1.5 kg है। कितना है? 1.5 kg। कभी हमने अपनी ब्रेन की वेट अपने ऊपर महसूस किया है? नहीं किया है। वजह क्या है? कि हमारी जो ब्रेन है इट कैन कीप लाइट बाय द सीएसएफ। ये फ्लूइड है जिसके अंदर हमारा ब्रेन फ्लोटिंग कर रही है और इसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो लाइट है, वो हल्की है। कभी ब्रेन का वेट हमने अपने ऊपर महसूस नहीं किया है। व्हाई? बिकॉज ब्रेन फ्लोट इन विच फ्लूइड ऑफ सीएसएफ। और इस सीएसएफ से ब्रेन को नरिशमेंट मिलती है। क्या मिलती है? नरिशमेंट। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो का मतलब क्या है? ब्रेन है, क्योंकि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम। स्पाइनल का मतलब क्या है? स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है उसका नाम क्या है? सीएसएफ है। इस सीएसएफ के अंदर अगर किस चीज का लेवल बढ़ जाए, CO2, तो फिर विच रिसेप्टर विल बी एक्टिवेटेड? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर विल बी एक्टिवेटेड। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें लेके दे मेनली सेंस, अब ये क्या करते हैं? दे मेनली सेंस, अब ये सेंस करते हैं, दे मेनली सेंस चेंजेस इन। अब देखें चेंजेस इन यहाँ पे लेके, हाँ जी, नंबर 1 ऑफ लो ऑक्सीजन। किस चीज को? लो ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है कि जब ऑक्सीजन की मिकदार बॉडी में कम हो जाए दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। और इस लो ऑक्सीजन को सेंस करना ये किसका काम है? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड से मुराद इंक्रीज लेवल है। क्या चीज है? इंक्रीज। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सीएसएफ में बढ़ जाना दैट इज सेंस्ड बाय सेंट्रल कीमोरिसेप्टर।
लेकिन ब्लड के अंदर बॉडी में ऑक्सीजन का कम होना दैट इज सेंस्ड बाय पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। क्लियर है? नंबर 1 लो ऑक्सीजन इन ब्लड दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया। इसे क्या कहते हैं? हाइपोक्सीमिया, या टिश्यू को जब उसका लेवल कम हो जाए दैट इज हाइपोक्सिया। नंबर 2 लेके कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आखिर में एक और चीज लेके दैट इज कॉल्ड इंक्रीज हाइड्रोजन आयन। जब किस चीज का लेवल बढ़ जाए तब हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन मतलब इसका मतलब ये है हाइड्रोजन एसिड है कि बेस है? तब हाइड्रोजन इज एसिड और बेस? ये एसिड है, हाइड्रोजन इज प्रोटॉन और ये एसिड है। हाइड्रोजन का बढ़ जाना ये एसिडोसिस होगा कि अल्कलोसिस? एसिडोसिस होगा। तो पीएच कम होगा कि ज्यादा? कम होगा, 7.35 से कम होगा तो दैट इज डिक्रीज पीएच। तो डिक्रीज पीएच को सेंस करना, इसका मतलब इंक्रीज किसका लेवल? हाइड्रोजन, वो भी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर का काम है। समझ गए कि नहीं? अब आप लोगों ने एक सवाल करना है, तब इनमें से आप लोग के जहन में सवाल क्या बनता है? देखिए, जब भी आप लोग एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोगों को सर कहता है कि जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है ये मेनली सेंस करता है किस चीज की लेवल को? CO2। किस चीज में जब बढ़ जाए? CSF। और CSF में जब हाइड्रोजन लेवल बढ़ जाए, हाइड्रोजन कौन सा लेवल? इंक्रीज H एंड वेयर? CSF। और हाइड्रोजन का बढ़ जाना इज नोन एज डिक्रीज पीएच। और डिक्रीज पीएच मीन एसिडोसिस। अब दो बातें याद रखें, ये अच्छे से अच्छे स्टूडेंट से पूछकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना हाई यील्ड कंसेप्ट है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, इसमें फर्क ये है जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है ये तो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर ब्रेन से बाहर होते हैं। अब बाहर मीन बॉडी के किसी भी पार्ट में, वो हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर CSF के अंदर चीजों को फ्लक्चुएट होने के लिए सेंस करेंगे, क्योंकि ब्रेन में कौन सा फ्लूइड है? CSF है। हमारे बॉडी में तो CSF नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड है। तो CSF में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए तो उसको सेंस करना किसका काम है? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। या अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग ना देखें तो किस चीज का लेवल बढ़ना? हाइड्रोजन आयन। तो वो भी जनाब CSF में अगर बढ़ जाए तो विच विल बी एक्टिवेटेड? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। फिर पेरिफेरल की तरफ आते हैं। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर अल्लाह ने पैदा ऐसे किए हैं कि वो इनिशियली सेंस करता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की स्टेटस क्या है। अगर ऑक्सीजन की लेवल ब्लड में क्या हो जाए? कम, दैट इज हाइपोक्सिया, तो दीस रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, एक्टिवेटेड। क्लियर है? लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ अगर किस चीज का लेवल बढ़ जाए? कार्बन डाइऑक्साइड या किस चीज का लेवल? हाइड्रोजन, तो उसको भी सेंस कर सकता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप लोगों से सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लड है, फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लड, ये ब्लड है और ऊपर जनाब ये ब्रेन है, ये क्या है? ब्रेन है। अब प्लीज देखें, इस ब्लड और ब्रेन के दरमियान यहाँ पे एक जाल है। क्या है? जाल है। और ये जाल जो है ये हर एक चीज ब्लड से ब्रेन को जाने नहीं देती, क्योंकि ब्रेन इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है एक सेंसिटिव एरिया है। तो दिस नेटवर्क लाइक सिस्टम इज बैरियर। ये क्या है? बैरियर है। बात समझ रहे क्या नहीं? इसका मतलब ये है कि इसकी मिसाल जिस तरह ये मतलब जिस तरह प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो जो हसास एरियाज होते हैं वो गवर्नमेंट ने पहले से हकदार तारे वगैरह लगाई होती है कि नहीं? इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि प्राइवेट मतलब एक सेंसिटिव एरियाज है, इसको हर एक बंदे की जनाब एंट्री अलाउड नहीं है। तो ब्लड में तो टॉक्सिन भी है, ब्लड में माइक्रोबियल एजेंट्स भी है, ब्लड में तो सब चीजें हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि हर एक चीज कहाँ पे एंट्री करें? ब्रेन में। तो उसके दरमियान अल्लाह ने क्या रखा है? बैरियर। इसका नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर। इसको हम BBB कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब सुन ले, कहने का मतलब ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये लिपिड इन नेचर होता है। क्या होता है? लिपिड। इसका मतलब ये जो बैरियर है ये लिपिड से बना है। किससे? लिपिड। अब मेरे ब्लड में ऑक्सीजन गैस है कि नहीं? ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं? ब्लड में हाइड्रोजन आयन भी है। क्लियर है? अब इन तीन चीजों में ब्लड से अगर कोई बंदा जाकर एंट्री करना चाहे CSF में, किस चीज में? CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो तो ब्रेन में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वाई? द रीजन इज इट इज लिपिड सॉल्युबल। ये क्या है? लिपिड सॉल्युबल। अब अगर ये भी लिपिड सॉल्युबल है और ये जो बैरियर है ये भी क्या है? लिपिड। तो इसका मतलब दिस गैस इज डिजॉल्व फ्रॉम द बैरियर इजीली। लेकिन ऑक्सीजन गैस इज नॉट लिपिड सॉल्युबल, इसलिए इस बैरियर को ऑक्सीजन क्रॉस नहीं कर सकती। बात समझ रहे कि नहीं?
तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जो रिसेप्टर है ब्रेन में उसका नाम क्या है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, और जो ब्रेन से बाहर बॉडी में रिसेप्टर है उसका नाम क्या है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। अब ये जो रिसेप्टर है ये तो उस चीज को सेंस करेगी जो चीज कहाँ पे जा सके, ब्रेन में, और वो इन तीनों में से क्या है, कार्बन। इसलिए एग्जामिनर ये पूछेगा कि कौन सी गैस है, अगर उसका लेवल किस में बढ़ जाए, CSF में, then central receptor will be activated, answer is carbon dioxide। इसका वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिफ्यूज फ्रॉम द बैरियर इजीली बिकॉज इट इज अ लिपिड सॉल्युबल। क्लियर है। अब आप लोगों को ये सवाल सर पूछेगा और जिसने ये आंसर किया है इसका मतलब आप लोग फिजियोलॉजी काफी हद तक समझ चुके हैं। वो ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि CSF में अगर किसका लेवल बढ़ जाए, हाइड्रोजन, फिर भी सेंट्रल कीमो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। बात समझ रहे क्या नहीं? ये बात तो आप लोग तय कर चुके हैं, ये बात तो आप लोग को पता चल चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर CSF में बढ़ जाए इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बैरियर को आसानी से क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, दैट इज वेरी इजी। लेकिन सर कहता है कि अगर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये भी ब्लड से अगर किधर चला जाए, ब्रेन में, और इसका लेवल CSF में क्या हो जाए, बढ़ जाए, फिर भी कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। लेकिन इशू क्या है, इशू ये है कि अगर हम चाहे भी कि इस हाइड्रोजन को ब्लड से किधर ले जाए, ब्रेन में, तो ये बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, ये बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, तो फिर ये CSF में कैसे जाएगी? इसकी मैकेनिज्म जिसको समझ आती है मुझसे शेयर करे। शाबाश, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। फिर से मैं कहता हूँ, हम कार्बन डाइऑक्साइड वाला बात तो क्लियर हो गया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए लिपिड सॉल्युबल गैस और बैरियर भी क्या है, लिपिड इन नेचर, तो आसानी से डिफ्यूज होगा। अगर CSF में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो विच रिसेप्टर विल बी एक्टिवेटेड, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। प्लीज सुन ले, बात नहीं सुन ले। सर ये भी कहता है कि अगर CSF के अंदर किस चीज का लेवल बढ़ जाए, हाइड्रोजन, फिर भी ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे कि नहीं? लेकिन इशू ये है कि जो हाइड्रोजन है ये ब्लड से हम ब्रेन को नहीं दे सकते क्योंकि हाइड्रोजन कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो फिर ये CSF में कैसे पहुंचेगा? एक्सीडेंट, दिस इज द आंसर, वेरी गुड, ठीक है ना। अब वजह क्या है, जो CSF है, सुन ले, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा सकता है कि नहीं? हाँ, ऊपर जा सकता है ब्रेन में, और इस CSF के अंदर 90% वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। अब सुन ले, जब कार्बन डाइऑक्साइड CSF में आए तो किसके साथ मिलेगा? वाटर, तो H2CO3 बनेगा कि नहीं? क्या बनेगा? H2CO3। ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल? ये अनस्टेबल है, तो ये डिसोसिएट होगा। देखिए H प्लस में ये एक H आ गया और एक H रह गया ना, तो HCO3 माइनस, तो हाइड्रोजन आयन बन गया कि नहीं? इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन आयन का CSF में प्रेजेंट होना, इसका कभी भी मतलब ये नहीं है कि ये इधर से फ्री आया है। इस हाइड्रोजन का मतलब कि ब्लड से इनिशियली कौन सा गैस आया था? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो CSF में किसके साथ मिला है? वाटर, और इसके एंड में क्या बना है? हाइड्रोजन बना है। इस हाइड्रोजन का जो वजूद है CSF के अंदर, ये किस गैस पे डिपेंड करता है? CO2। तो अगर CO2 ज्यादा आया है तो इनडायरेक्टली किस चीज का लेवल भी बढ़ेगा? हाइड्रोजन। इसलिए इंक्रीज CO2 लेवल मीन इंक्रीज H लेवल इन CSF। क्लियर है कि नहीं? तो जो हाइड्रोजन है वो तो खुद बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन CO2 कर सकता है, और जब CO2 CSF में जाए तो वो वाटर के साथ मिलेगा, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बनाएगा, और वो वहां से डिसोसिएट होगा, तो H प्लस और HCO3 माइनस बनाएगा। ये बात समझ गए कि नहीं? ये जाकर किसी से अप्लाई करके पूछे, सीनियर से पूछे, फ्रेंड से पूछे कि यार सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो ब्रेन में होते हैं ये किन दो चीजों के ऊपर एक्टिवेट होकर ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हैं? तो एक आंसर होगा इंक्रीज CO2 लेवल इन CSF, और एक आंसर इंक्रीज H लेवल। CO2 तो समझ आती है कि ये बैरियर को क्रॉस कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन क्रॉस नहीं कर सकता, तो फिर ये ब्रेन में कैसे पहुंचेगा? आंसर इज कि जब CO2 पर जाएगा तो किसके साथ मिलेगा? हाँ जी, वाटर, और वाटर और CO2 की रिएक्शन से आखिर में क्या बनेगा? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एसिड है कि बेस है? ये एसिड है, ये pH को कम करता है, एसिडोसिस करता है, ये एसिड है, और ये हाइड्रोजन बना तब है जब कौन सी गैस की एंट्री हुई है? इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एसिडिक गैस। ये क्या होता है? एसिडिक गैस, क्योंकि इसमें H बनाना होता है। क्लियर है? अब ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि यहाँ पे दो चीजें याद रखें। अब यहाँ पे आप ये क्लियर हो गया कि नहीं? लास्ट में इस टॉपिक के एंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज सुन ले। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जनाब इस तरह, दिस इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हार्ट की, दैट इज पंपिंग चेंबर ऑफ द हार्ट।
इससे जनाब इयोटा निकलती है। क्या चीज? इयोटा। इसका एक पार्ट होता है असेंडिंग इयोटा, फिर आर्च ऑफ इयोटा और फिर डिसेंडिंग इयोटा। ऐसा है कि नहीं? इस आर्च ऑफ इयोटा से कुछ ब्रांचेस निकलती है, सब क्लेविन आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड असेंडिंग इयोटा, दिस इज आर्च ऑफ इयोटा एंड दैट इज डिसेंडिंग इयोटा। अब देखें यहाँ पे दैट इज कॉल्ड CCA, स्टैंड फॉर कॉमन कैरोटिड आर्टरी। विच वन? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फिर ये ऊपर जाके दो में डिवाइड होती है। कॉमन इसलिए है इससे दो बनेगी। नंबर वन इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड अनदर इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्लियर है? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला। ये इयोटा है, ये कौन सा? असेंडिंग इयोटा है। असेंडिंग इयोटा के ऊपर पार्ट में ये इयोटा थोड़ी सी इस तरह जनाब हमारे पास क्या हो चुकी है? डायलेट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? डायलेट। डायलेशन इन द इयोटा ये नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मली जब सर्जन इयोटा को देखता है उसकी अपर पार्ट में थोड़ी सी क्या होती है? डायलेशन। एंड द डायलेशन विच इज नॉर्मल इन द इयोटा इज नोन एज साइनस। इसको क्या कहते हैं? साइनस। तो ये साइनस तो किस के अंदर है? इयोटा में है। तो इस डायलेशन को हम इयोटा के अंदर जब पढ़ते हैं तो इसको हम इयोटिक साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? इयोटिक। इयोटिक साइनस इज द नॉर्मल डायलेटेशन इन द इयोटा। अब ये कौन सी आर्टरी है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये जब बनती है उसमें भी एक नॉर्मल क्या होता है? शाबाश, नॉर्मल डायलेशन। डायलेशन इन द आर्टरी कॉल्ड साइनस। लेकिन ये किस आर्टरी में है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो इसका नाम है कैरोटिड साइनस। इसको क्या कहते हैं? कैरोटिड साइनस। अब समझ गए क्या नहीं? बात यह है कि जो इयोटा वाला साइनस है इसमें जनाब न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नर्व्स होती है, नर्व। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या नहीं? और यहाँ पे जो साइनस किस आर्टरी में है? कॉमन कैरोटिड। इसमें भी न्यूरॉन्स होती है। बात समझ गए क्या नहीं?